हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं 8वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक व्योम का पाठ 3 जिसका नाम है शब्द विचार, उसके विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। शब्द विचार, जैसा कि आप जानते हैं कि हर भाषा में शब्दों का एक भंडार होता है, जिसके माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है। जिन शब्दों का वो प्रयोग करता है उसे हम शब्द विचार कहते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्तियों, प्राणियों, गुणों, क्रियाओं आदि के बारे में विचार प्रकट किए जाते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शब्द भाषा की अभिव्यक्ति में अर्थात बातचीत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं कि शब्द क्या होता है। शब्द की परिभाषा क्या होती है? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्ण मतलब अक्षर। वर्ण का दूसरा अर्थ क्या होता है? अक्षर। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे घर, शहर, नदी, ये क्या हैं? शब्द हैं। उसके बाद यही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, यदि ये स्वतंत्र है तब तो वो क्या है? शब्द कहलाता है। लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है? पद बन जाता है। तो ये शब्द और पद में अंतर है। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और वो एक स्पष्ट अर्थ प्रस्तुत करता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं। पद क्या होता है? यही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद बन जाता है। अब घर चलो, अब घर शब्द था जो खाली घर आप लिखेंगे तो वो वाक्य नहीं कह सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। अब घर चलो, अब इसमें ये वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है तो एक सेंटेंस बन गया, ये वाक्य बन गया, तो अब ये पद कहलाता है। आगे है शब्दांश। शब्दांश क्या होता है? वर्णों के कुछ समूह या कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं। वर्ण या वर्णों के समूह कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, किंतु जब वे वाक्य में किसी अन्य शब्द के साथ प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे सार्थक हो जाते हैं। यदि वो अकेले उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो मात्रा रहित या मात्रा सहित दोनों हो सकते हैं, लेकिन उनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता। जब वे वाक्य में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों के साथ, तो वो क्या कहलाते हैं? उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उनका अर्थ सार्थक हो जाता है और वे शब्दांश कहलाते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, अब इसमें पर शब्द जो है वो क्या है? शब्दांश है। वैसे हम खाली पर लिखेंगे तो कोई इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन वाक्य में इसको प्रयोग कर दिया तो ये हमारा एक सही वाक्य, ग्रामेटिकली ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बन गया। और ये शब्दांश जो हमने प्रयोग किया वो क्या है? पर। बालक ने झांक कर देखा, अब इसमें ने, ये भी शब्दांश है। कारक के प्रसर्ग भी कहते हैं इनको। हिंदी में कई प्रकार के शब्दांश प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कारक, प्रसर्ग। कारक के साइन, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सारे कारक के कितने साइन हैं? 8 कारक के साइन हैं। इनके सबके अलग अलग हैं। जैसे की का, ये संबंध कारक को शो करता है। अधिकरण कारक को में, पर, ये दोनों अधिकरण कारक के साइन हैं। विभक्ति, इनको प्रसर्ग भी कहते हैं, कारक की विभक्ति भी कहते हैं। उसके बाद अगला आता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं। आगे देखते हैं शब्दों के भेद। शब्दों को भली भांति समझने के लिए कुछ आधार बनाए गए हैं, अर्थात उनका वर्गीकरण किया गया है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं? देखिए, प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ निकलता है।
जैसे घर है, घर शब्द एक सार्थक शब्द है, क्योंकि किसी जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं उसे घर कहते हैं। मदन ये नाम है किसी का। ऐसे ही निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो। यदि किसी शब्द का अर्थ निकलता है तो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। यदि वो कोई अर्थ नहीं देते जो शब्द, वो क्या कहलाते हैं? वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय एक शब्द क्या है? सार्थक शब्द है। वाय, चाय वाय जैसे कुछ इकट्ठे शब्द हम बोल देते हैं। खाना वाना, तो वाना शब्द क्या है? निरर्थक शब्द है, लेकिन फिर भी प्रयोग किया जाता है, बोलते हैं हम ऐसा, चाय वाय पिलाओ। अब इसमें वाय शब्द क्या है? निरर्थक है। आगे है व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अभी आपने कौन से पढ़े? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने हैं भेद? दो, सार्थक और निरर्थक शब्द। अब दूसरा है व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन, विकार का क्या मीनिंग होता है? परिवर्तन आ जाता है। किसके कारण आता है परिवर्तन? लिंग, वचन, कारक, काल के कारण। किसमें आता है? शब्द में परिवर्तन जो आता है वो उस शब्द को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार प्रकार के विकारी शब्द हैं, अर्थात ये लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। गधा चौपाया जानवर है। गधे की चाल धीमी होती है। अब इसमें संज्ञा शब्द में विकार, वह भोली लड़की है, उसे गाना पसंद है, वह सर्वनाम में विकार है। इसमें आकाश नीला है, इसमें विशेषण है, ये आकाश की विशेषता बता रहा है, नीला कलर। उसे तेज भागना होगा, वह तेज भागेगा। भागना शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, गति को बता रहा है कि तेज भागना है, जल्दी भागना है। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में किसी प्रकार का कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। यदि परिवर्तन होता है किसके आधार पर? लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। यदि जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार के हमारे अविकारी शब्द हैं। इधर मत जाओ, इसमें क्रिया शब्द विशेषण क्या है? इधर। तो अभी आपने कौन से आधार पर पढ़ा है? व्याकरणिक आधार पर। व्याकरणिक आधार पर कितने भेद हैं? दो, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर क्रिया, जिन शब्दों में क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण आदि के आधार पर, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, जिनका अर्थ बदल जाता है, और उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। यदि उनमें परिवर्तन नहीं होता तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं स्तोत्र के आधार पर, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत्र के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने मूल रूप में, अर्थात जैसे वो हैं वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि शब्द संस्कृत का शब्द है और वो हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है आग, आग शब्द भी प्रयोग किया जाता है इसका। ग्राम, ग्राम शब्द गांव का, गांव, इसका मीनिंग क्या है? अर्थ है गांव, लेकिन ग्राम अगर आप लिखोगे तो वो तत्सम शब्द है, क्योंकि वो संस्कृत का शब्द है और एज इट इज, ऐसे का ऐसा ही हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया, तो इसलिए वो तत्सम शब्द कहलाया। यदि उसका रूप परिवर्तित हो गया तो वो तद्भव बन जाएगा। यदि हम ग्राम ना लिख के गांव लिखेंगे तो वो तद्भव शब्द होगा। ग्राम शब्द तत्सम है। हिंदी के, संस्कृत के कुछ शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी में शामिल हो गए हैं, तो वो क्या बन गए? तद्भव बन गए। ऐसे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, आग तद्भव शब्द है। ऐसे ही आम्र तत्सम शब्द है और आम तद्भव शब्द है।
ये इसकी कुछ आगे ये टेबल है, ये आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है देशज शब्द। कुछ शब्द क्षेत्रीय भाषा के कारण विभिन्न भारतीय भाषाओं और बोलियों से हिंदी में आ गए हैं। कुछ शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, क्षेत्रीय मतलब ग्रामीण देहात के प्रभाव के कारण विभिन्न भारतीय भाषाओं में और बोलियों में से हिंदी में आए हैं। वो क्या कहलाते हैं? वे देशज कहलाते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, झुग्गी, पेट, झोला, ये सारे देहाती शब्द हैं। खिचड़ी, फावड़ा। उसके बाद अगले हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। कहाँ पर आए हैं? हिंदी में। जो क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आए हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द, अर्थात देशी शब्द। और जो अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। कौन कौन सी भाषाओं से आए हैं? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली। ये कुछ इन भाषाओं के शब्द भी हिंदी में शामिल किए गए हैं, जिनको क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। अरबी से जैसे दुनिया, गरीब, ये अरबी से भाषा से आए हैं हिंदी में। ये फारसी भाषा से कौन से शब्द आए हैं? जल्दी, शिकायत, चश्मा, जिंदगी। तुर्की भाषा से कमीज, कालीन, ताश, कैंची। पुर्तगाली साबुन, कमरा, नीलाम, पिस्तौल। अंग्रेजी से नर्स, डॉक्टर, इंजन, पुलिस, प्रोफेसर, ये सारी अंग्रेजी भाषा से आए हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो शब्दों को मिलाकर बनते हैं। जैसे रेल शब्द अंग्रेजी का है, गाड़ी शब्द हिंदी का है, तो दोनों को ज्वाइंट करके मिलाकर हमने एक नया शब्द बनाया, रेलगाड़ी। वर्ष शब्द है, वर्ष संस्कृत का शब्द है, गांठ हिंदी का शब्द है, तो ये दोनों को मिलाकर हमने संकर शब्द बनाया, वर्षगांठ। ऐसे टिकट घर, ये भी ऐसे ही अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर बना है। अगला टाइप्स आता है रचना के आधार पर, अर्थात उत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। पहला है रूढ़, रूढ़ी शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द केवल एक अर्थ विशेष या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अनेकार्थी नहीं होते, ये एक शब्द का अर्थ एक ही होता है। जैसे प्रायवाची में आप देखते हो एक शब्द के कई कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन इन शब्दों का एक ही अर्थ होता है। मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों को खंडित करने पर इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब जैसे घर है, घ और र आप अलग कर दो तो वो दोनों अलग, बिल्कुल मीनिंग, उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा, खंडित हो जाते हैं वो। ऐसे घोड़ा, घो और डा दोनों अलग अलग कर दो तो ये अगर इनको, ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते, और ये अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं और अस्पष्ट अर्थ प्रस्तुत करते हैं। अगला है यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक मूल शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, यौगिक मतलब प्लस करना, जोड़ना। दो शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे गो प्लस शाला, गौशाला। फूल प्लस दान, फूलदान। आगे आता है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बना हो, लेकिन अपना कोई सामान्य अर्थ छोड़े। सामान्य अर्थ मतलब सामान्य अर्थ छोड़कर किसी अन्य अर्थ का बोध कराए। इस जैसे यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बना है, वरना ये भी दो शब्दों के योग से ही है, लेकिन ये क्या करता है? अपना सामान्य अर्थ नहीं देता, बल्कि कुछ और नया अर्थ ही प्रस्तुत करता है, तो वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर। अब लंबोदर भगवान गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है, ये नाम और किसी के लिए हम नहीं रख सकते, ठीक है। ये अगर लंबोदर बोलेंगे तो उसी भगवान की तरफ फोकस होगा कि ये उनको संबोधित है ये नाम। जैसे दशानन है, श्वेतांबर है, तो ये सारे भगवान शिव को समर्पित हैं। दशानन रावण को समर्पित है,
तो ये कुछ इन एक यूनिक पर्सन, किसी स्पेशल आदमी के लिए ये नाम रखे गए हैं। ठीक है, उनकी इस नाम से उनकी पहचान होती है, इसलिए ये क्या है, सामान्य अर्थ ना देकर कुछ अन्य ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं। अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भेद हुए? 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो केवल एक ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं, जैसे घर, गेहूं, चावल। इनको अलग कर देंगे तो ये कोई भी अर्थ नहीं देंगे हमें। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दंड, दंड शब्द का मीनिंग 2 अर्थ निकल रहे हैं, सजा और डंडा। पत्र का ऐसे ही चिट्ठी और पत्ता। तो ये क्या है, अनेकार्थी शब्द है। इसके बाद आगे आता है हमारा समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? कुछ शब्दों के अर्थ समान या आपस में लगभग मिलते जुलते होते हैं। जैसे एक ही शब्द के कई अर्थ हमने निकाल दिए तो वो तो हो गया हमारा अनेकार्थी शब्द। लेकिन यदि वो अब उनके जो अर्थ हैं वो समान होते हैं, आपस में मिलते जुलते होते हैं, तो वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं, या उनको हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। अब वो एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे आकाश का गगन, नभ, अंबर, नील। ऐसे ही जैसे फूल का है पुष्प, सुमन, कुसुम, और कमल का है जलज, पंकज, नीरज। उसके बाद अगले आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? कुछ शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत मतलब ऑपोजिट होते हैं, वो विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार। शुभ का अशुभ। लाभ का हानि। मतलब एक शब्द दूसरे के विपरीत होता है, इसमें वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। तो आपने कितने प्रकार के ये शब्द विचार पढ़े? प्रयोग के आधार पर, स्रोत के आधार पर, और व्युत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद आपने अर्थ के आधार पर। ये आपको समझ आ गए होंगे। आप इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। एक बार फिर से इसको रीडिंग करना।